जय श्री राम। आज बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं स्टोमेटा का। ये बीन शेप की सेल है जिसे गार्ड सेल बोलते हैं। दो गार्ड सेल आमने सामने इस शेप में रहती है। ये दो बीन शेप की सेल जिन्हें क्या बोला, गार्ड सेल। ये गार्ड सेल हुई। ये गार्ड सेल की इनर वॉल जो कि थिक है। ठीक है। ये स्टोमेटल पोर, जब दो सेल इस तरह से आती है तो जो बीच में ओपन एरिया बच जाता है वो स्टोमेटा का पोर होता है। स्टोमेटल पोर। अब ये गार्ड सेल है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, बनाए थे। न्यूक्लियस। ये स्टोमेटा कर लीजिए, वो सॉरी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म। ये आउटर थिन वॉल। आउटर थिन वॉल और सबसिडियरी सेल। ठीक है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्टोमेटा बंद कब होंगे, ओपन कब होंगे? जब ये गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी, तो दो बीन शेप की सेल इस तरह से हो जाएगी और स्टोमेटल पोर ओपन। लेकिन जब ये दो सेल पिचक जाएगी, फ्लैशिड हो जाएगी, तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। क्योंकि कोई भी सेल की जो शेप आती है वो शेप तब आती है जब उसके अंदर कुछ प्रेशर होता है। जैसे गुब्बारे होते हैं, बैलून होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप के, लेकिन उन गुब्बारों की शेप कब आती है, जब आप उन्हें फुला देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये गार्ड सेल भी अपनी शेप में तब आएगी जब ये फुल्ली टर्जिड होगी, जब इसके अंदर प्रेशर होगा। तो होता क्या है, दिन के दौरान ये क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है सेल में। जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके अंदर एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। TURGOR, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से ये गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। रात में जो इसके अंदर का ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन में खर्च हो जाएगा और इसके अंदर का प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। ओपन बंद, ओपन बंद। तो क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ देयर क्लोरोप्लास्ट। Due to photosynthesis, the concentration of glucose increase in the cell, due to which a pressure increase in the cell, which is called turgor pressure. And when turgor pressure increase, the cell fully turgid and stomatal pore open. During night, the glucose of the cell are respired या oxidized, and due to which turgor pressure decrease, and when turgor pressure decrease of the cell will be flaccid, पिचक जाएगी, and when cell flaccid, stomatal pore becomes close. तो ये इसकी स्ट्रक्चर और ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। अब स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा मोस्टली लीफ की लोअर सरफेस पे मिलने वाले छोटे छोटे छेद हैं। क्या होता है उनसे गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस कौन से है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या लेता है, CO2 को
इनटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रेस्पिरेशन भी एक गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है। प्लांट हमारी तरह गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये दोनों गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस कहाँ से होंगे? हमारे पास तो नोज है, तो इनके पास क्या है? इनके पास लीफ की लोअर सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं प्लांट? ऑक्सीजन। और रिलीज कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी की तरह ही। लेकिन कुछ पिछली क्लास में या छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्लांट हमारे से उल्टा करते हैं, थोड़ा सा CO2 लेते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन निकालते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की बात होती है। बहुत सारे टीचर्स छोटी क्लास में इन चीज़ों को गलत ही पढ़ाते आ रहे हैं। याद रखिएगा, प्लांट्स भी हमारी तरह रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो जो उल्टा प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। अब उन्हें बात करें लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा हो गए। लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा क्यों है? क्योंकि लोअर सरफेस पे धूप नहीं पड़ रही है। धूप पड़ेगी, अगर यहाँ होते स्टोमेटा तो धूप पड़ती और पानी का लॉस हो जाता है। ठीक है, और अगर ऊपर होते तो स्टोमेटल पोर के ऊपर डस्ट धूल गिर जाती और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते, गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इसी वजह से लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं ज़्यादातर। अब बात की जाए कि अगर स्टोमेटा यानी कि प्लांट की सारी लीफ को काट दे तो क्या प्लांट की डेथ हो जाएगी? क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो नहीं पाएगा। नहीं, क्योंकि और भी कुछ पोर्स होते हैं, जैसे स्टेम के और ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे स्टेम पोर्स और होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। उन लेंटिसेल्स की हेल्प से भी प्लांट गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इसीलिए जब आप विंटर में प्लांट्स को कटिंग कर देते हैं, सारी पत्तियां हटा देते हैं धूप आने की वजह से या धूप लेने की कोशिश में, तो क्या होता है? प्लांट की डेथ नहीं होती, उसके बाद में पत्तियां आ जाती हैं। तो इसका मतलब तब उस टाइम पे लेंटिसेल की हेल्प से प्लांट रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, ये हुआ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का आपने देखा है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये मान लो ये अमीबा हुआ, ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म। ये आउटग्रोथ से होती है। अगर आप जेली लें, जेली को आप यूं करेंगे तो जेली इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इधर करेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसी की ऐसी शेप होती है कि ये कोई फिक्स शेप नहीं होती अमीबा की। अमीबा की शेप लगातार चेंज होती रहती है। और इन जो आउटग्रोथ्स है, ये आउटग्रोथ्स, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें न्यूट्रिशन आ जाता है 10th क्लास में। तो क्या होता है? सपोज करिए ये फूड है। अब फूड प्लांट भी हो सकता है, माइन्यूट, या एनिमल का कोई पार्ट भी हो सकता है, छोटा एनिमल भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेस वो न्यूट्रिशन जो अमीबा में होता है। सबसे पहली बात, अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे ओमनिवोरस। अब वो इनटेक कैसे करते हैं? देखिए, ये फूड बाद में ये फूड आ गया है, स्यूडोपोडिया इस फूड को चारों तरफ से घेर रहे हैं और फाइनली इसको अंदर ले लेंगे। ये न्यूक्लियस, और ये बन गई फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड आ चुका है। फूड वैक्यूल, इस प्रोसेस को, जिसमें अमीबा फूड को इनटेक कर लेता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन।
ये आपको जरूर दिखाने होंगे। इंजेक्शन, जब आप फूड को ले लेते हैं तब क्या होता है फिर डाइजेशन, इसमें भी डाइजेशन होगा। ये न्यूक्लियस, ये फूड वैक्यूल, ये एरो के निशान दिखा रहे हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर जा रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये फूड डाइजेस्ट हो गया, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद आप इंटेस्टाइन से उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में, तो तीसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। फूड कहाँ चलेगा, इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। लास्ट का जो प्रोसेस होता है, या अभी लास्ट से पहले एक और प्रोसेस है, जब आप फूड खाते हैं तो ग्रोथ तो आपकी तभी होती है ना, जब आप रोज़ खाना खा रहे हैं तो लगातार आपकी बॉडी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल का कंटेंट बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो क्योंकि ये तो एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जब ये फूड इंटेक करेगी तो इसका भी साइज बढ़ता है। तो जब साइज बढ़ जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। फाइनल क्या करते हैं आप, जब आप फूड को डाइजेस्ट कर चुके हैं, एब्जॉर्ब कर से एसिमिलेट कर चुके हैं, तो अब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं आप। इसी तरह से हमें भी करेगा। इजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं, इजेशन। फर्स्ट पार्ट क्या था, स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड को इनटेक करने की कोशिश की जा रही है। इनटेक हो गया है, जिसे बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद की प्रोसेस होती है डाइजेशन, जब उसमें एंजाइम आते हैं उसको फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन के बाद उसे साइटोप्लाज्म में उस फूड मटेरियल को लेके जाया जाएगा, उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद ग्रोथ होती है सेल की, जिसे बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है बॉडी से या सेल से, उसे बोलते हैं इजेशन। तो इन स्टेप में आप न्यूट्रिशन इन अमीबा बताएंगे, अगर 2, 2.5, 3 नंबर का आ जाता है, ये 5 स्टेप आप जरूर लिखेंगे। सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। तब आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ये बात थी। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेशन। 10th क्लास में जो रेस्पिरेशन है उसमें काम आएगा। जय श्री राम।